आइए अब बात करते हैं कि ऋण पत्रों के क्या लाभ व क्या हानियां हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि यह निवेशकों के लिए कम जोखिम में स्थिर आय का एक बहुत बढ़िया स्रोत माना जाता है। दूसरा, ऋण पत्र स्थिर प्रभाव कोष होते हैं। ये कंपनी के लाभ में भागीदार नहीं होते, इन पे एक स्थिर ब्याज ही देना पड़ता है। तो कंपनी के लिए एक प्रकार से अच्छी बात होती है। जब कंपनी अच्छा लाभ कमा रही हो तो उसे ज्यादा लाभ में हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। ऋण पत्र का निर्गमन उस वक्त उपयुक्त माना जाता है जब कंपनी की बिक्री अच्छी हो, उसकी आय स्थिर हो, क्योंकि ऐसे में कंपनी बड़ी सरलता से ब्याज का भुगतान कर पाएगी, वह समय पड़ने पर ऋण पत्रों को भी वापस दे पाएगी, भुगतान कर पाएगी। यदि कंपनी की बिक्री अच्छी ना हो, आय स्थिर ना हो, तो ऐसे में यह खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसे में कंपनी ने ऋण पत्र जारी कर दिए तो लाभ ना होने पर भी ब्याज देना पड़ेगा, पैसे ना होने पर भी भुगतान करना पड़ेगा। चौथा, क्योंकि ऋण पत्रों में मताधिकार नहीं मिलता, इसीलिए इससे कंपनी के स्वामियों या समता अंशधारकों के नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये उनके लिए लाभ की बात है। यदि इसकी कमियों की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी के ऊपर एक स्थिर भार पैदा हो जाता है। कंपनी की आय चाहे घटे या बढ़े, उसे इस पर ब्याज देना पड़ता है। दूसरा, यदि ऋण पत्र वापस किए जाने हैं तो जब उन्हें वापस करने की बारी, उसका समय आएगा और उस वक्त यदि कंपनी की वित्तीय स्थिति सही ना हो तो कंपनी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती है। तीसरा, प्रत्येक कंपनी की ऋण लेने की एक निश्चित क्षमता होती है। यदि एक कंपनी पहले से ही ऋण ले चुकी है, ऋण पत्र जारी कर चुकी है, तो उसके पास आगे ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है। ये कुछ मुख्य कमियां थी ऋण पत्रों की। तो अंश व ऋण पत्र ये दोनों ही इस अध्याय के सबसे प्रमुख बिंदु हैं, वित्त के सबसे प्रमुख स्रोतों में से हैं, क्योंकि ये दीर्घकाल में काम आते हैं। अब इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों पर भी चर्चा करना बनता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक आम व प्रसिद्ध स्रोत है ऋण जुटाने का। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि वाणिज्यिक बैंक ज्यादातर मध्यम अवधि के ऋण ही प्रदान करते हैं। व्यवसाय में जब भी धन की आवश्यकता होती है तो बैंक से मिलने वाला यह धन पहले दिमाग में आता है। यह एक बहुत ही आम व सरल स्रोत माना जाता है। कंपनियां कई बार सीधा बैंकों का रुख करती हैं जब उन्हें ऋण चाहिए होता है। तो बैंकों से ऋण प्राप्त करने के कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां इसकी भी हैं। यदि हम लाभों पर चर्चा करें तो सबसे पहला तो यही है कि इसमें जब भी कंपनी को जरूरत पड़ती है तो बैंक के पास कम से कम इस बात की गारंटी होती है कि ऋण मिल जाएगा, समय पर ऋण उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, बैंक उधार लेने वाले लोगों की या कंपनियों की जानकारियों को भी गुप्त रखते हैं, तो इससे व्यवसाय की गोपनीयता बनी रहती है। तीसरा, बैंक से ऋण लेने के बदले में कोई विवरण पत्र, कोई अभिगोपन जैसी लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, तो एक सरल छोटी प्रक्रिया होती है। लेकिन बैंकों से ऋण लेने की भी कमियां हैं। सबसे पहला, इसमें छोटी या मध्यम अवधि का ही ऋण मिलता है। दूसरा, बैंक बहुत जांच पड़ताल करने के बाद, संपत्तियों को जमानत या गिरवी में रखने के बाद ही ऋण देते हैं। कई बार तो व्यक्तिगत संपत्ति मांग लेते हैं। तीसरा, कुछ मामलों में तो बैंक ऋण देने के बदले में कठिन शर्तें लगा देते हैं, जैसे वो कई बार बंधक रखे गए या गिरवी रखे गए माल या संपत्ति की बिक्री पर शर्त लगा देते हैं, वो नहीं बेचा जा सकता उन्हें। ऐसे में व्यवसाय के संचालन में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अब जिस प्रकार बैंक है, उस प्रकार सरकारों ने कुछ अन्य वित्तीय संस्थान भी बनाए हैं। केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकारों ने, राज्य स्तर पर राज्य सरकारों ने, दोनों ने ऐसे कई संस्थान बनाए हैं जो लोगों को स्वामित्व पूंजी व ऋणगत पूंजी, दोनों प्रकार की पूंजी, लंबी अवधि व मध्य अवधि, दोनों प्रकार की अवधि के लिए प्रदान करते हैं। तो ये काफी ज्यादा लचीले तौर पर ऋण प्रदान करते हैं। वो हर प्रकार का ऋण लंबी मध्य अवधि, दोनों अवधियों के लिए देते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों के पूरक भी कहे जाते हैं, क्योंकि जहां जहां वाणिज्यिक बैंक ऋण नहीं दे पाते, जिन क्षेत्रों में, जिन प्रकार के व्यवसायों में या जिन तरह के लोगों को वाणिज्यिक बैंक ऋण नहीं दे पाते, कई बार उनका आखिरी सहारा ये वित्तीय संस्थाएं ही होती हैं। सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये वित्तीय संस्थाएं केवल ऋण नहीं देती, बल्कि ये व्यवसायों को कई प्रकार के प्रशिक्षण व सलाह भी देती हैं। ये उन क्षेत्रों में ऋण देती हैं जहां बैंक नहीं होते। तो इस प्रकार ये देश के औद्योगिक विकास में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें विकास बैंक भी कहा जाता है।
ऐसे वित्तीय संस्थानों के मुख्य लाभ हैं कि सबसे पहले तो ये दीर्घ अवधि के ऋण भी उपलब्ध कराते हैं जो कि बैंकों से नहीं मिलता। दूसरा, ये ऋण उपलब्ध कराने के अलावा फर्मों को वित्तीय प्रबंधन संबंधी व कई तकनीकी सलाह भी देते हैं। तीसरा, जब कोई फर्म किसी ऐसे वित्तीय संस्थान से, किसी ऐसे विकासीय संस्थान से ऋण लेती है तो उनकी, उस फर्म की बाजार में साख बढ़ जाती है, क्योंकि यदि इस व्यवसाय को ऐसे किसी संस्थान ने ऋण दिया है तो इसका मतलब है कि उस वित्तीय संस्थान का इस व्यवसाय पर भरोसा है। यह भरोसा बाजार में भी नजर आता है और बाजार में इसकी साख बढ़ जाती है। ये संस्थान ऋणों का भुगतान भी सरल किश्तों में लेते हैं, तो इससे व्यवसाय पर भार भी थोड़ा कम पड़ता है। हालांकि इसकी भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि कई बार इन वित्तीय संस्थानों के ऋण देने के कड़े मानदंड होते हैं, इनकी औपचारिकताएं बहुत ज्यादा होती हैं, प्रक्रियाएं लंबी होती हैं, तो बहुत लंबा समय हो जाता है, वो खर्चीली प्रक्रिया बन जाती है। दूसरा, इन संस्थानों द्वारा ऋण लेने वाली कंपनियों पर कई बार कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि वो कितना लाभांश दे सकते हैं, संपत्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ऐसे प्रतिबंध भी कंपनी के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। वो तीसरा, कई बार ऐसे संस्थान ऋण लेने वाली कंपनी के निदेशक मंडल में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने प्रतिनिधि बिठा देते हैं, जो कि कंपनी के निर्णय लेने की क्षमता पर, कंपनी के अधिकारों पर अंकुश लगाते हैं। यह भी कई बार एक बहुत बुरी बात मानी जाती है। तो इन कमियों और लाभ आदि को देखकर हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमें वित्तीय संस्थानों के पास जाना है कि नहीं जाना। और केवल वित्तीय संस्थान ही नहीं, जितने भी स्रोतों की हमने बात की है, मैंने पिछले भाग में भी आपको कहा था कि हमें इन सभी स्रोतों के लाभ और कमियों को देखना है। ना केवल एक विद्यार्थी के रूप में आपको देखना है, बल्कि आगे जाकर व्यवसाय के रूप में भी यह देखना जरूरी है कि किस स्रोत के क्या लाभ और क्या कमियां हैं, क्योंकि उसी आधार पर यह फैसला लिया जा पाएगा कि किस स्रोत से हमें पैसा या पूंजी लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार हम पूंजी ले लेते हैं, खासकर बड़ी पूंजी व बड़े समय के लिए, तो उसके बहुत सारे परिणाम व्यवसाय को भुगतने होते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि वो परिणाम अच्छे ही हों। इसके अलावा अभी तक जितने भी स्रोतों पर हमने चर्चा की है, उस पर हमने घरेलू परिप्रेक्ष्य में चर्चा की, यानी भारत में, देश के अंदर हमें यदि हमारे व्यवसाय को पूंजी चाहिए तो हम इन स्रोतों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब से वैश्वीकरण हुआ है, तो वैश्वीकरण केवल उद्योगों का, वस्तुओं और सेवाओं का ही नहीं हुआ, बल्कि वित्तीय सेवाओं का वैश्वीकरण भी हुआ है। अब ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्रोत हमारे सामने खुल गए हैं, जिनके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संस्थाओं में वाणिज्यिक बैंक आते हैं, विदेशी वाणिज्यिक बैंक जिन्हें हम कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक आते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार या शेयर मार्केट भी आता है। जब अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार की बात की जाती है तो तीन बड़ी ही रोचक चीजें इसमें हमें ध्यान रखनी होंगी कि जब कोई एक कंपनी विदेश में जाकर वहां पर पूंजी जारी करती है, तो वो बदले में एक विशेष रसीद वहां पे पूंजी धारकों को देती है। ऐसे अलग अलग तरह की रसीद आज दुनिया में पाई जाती है, जिनमें से सबसे पहली है अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, GDR। जब यदि इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब कोई भारतीय कंपनी किसी भी विदेश या विदेशी पूंजी बाजार में जाकर वहां अपनी कंपनी की पूंजी जारी करना चाहती है, तो वो पूंजी धारकों को बदले में एक रसीद देती है। पूंजी धारक उस रसीद के बदले में कभी भी, जब भी वो चाहे, तो नियत पूंजी या अंश प्राप्त कर सकते हैं। यह रसीद अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद कहलाती है, क्योंकि एक भारतीय कंपनी विदेशों में पूंजी जारी करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। इसी प्रकार अमेरिका में अमेरिकी कंपनियों के लिए अमेरिकी जमा रसीद होती है। वह इसी का एक भारतीय स्वरूप भी है, जिसे भारतीय जमा रसीद या इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, IDR कहा जाता है। इसका इस्तेमाल विदेशी कंपनियों द्वारा भारत के पूंजी बाजार में अपनी पूंजी जारी करने के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसा हमने भारतीय कंपनियों के लिए देखा कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आके पूंजी जारी करती है तो वो भारतीय निवेशकों को एक रसीद देती है। इस रसीद के द्वारा भारतीय निवेशक कभी भी बाद में उस कंपनी के अंश प्राप्त कर सकते हैं। इसे भारतीय जमा रसीद, IDR कहा जाता है। तो ऐसे अनेकों स्रोत अब उभर के आए हैं, जिनके द्वारा एक भारतीय कंपनी या कोई भी कंपनी विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी वित्त प्राप्त कर सकती है।